नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरएन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम है साथियों। आज हम लेकर आए हैं, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 के मॉडल पेपरों की, उसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 12 विषय भूगोल का प्रश्न पत्र, जो कि मॉडल पेपर 1 होगा। जैसा कि आप इसका अंक भार भी देख पा रहे हो, अंक भार के अंदर ये जो पूर्णांक है वो 56 का है, समय है वो 3.25 घंटे है। और जैसा कि आप क्रम संख्या 1 में ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, ये सारी चीज़ें आप यानी कि किस किस चैप्टर से या किस किस जो भी जो विषय है वहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ का भी पूरा विवरण दे रखा है। जैसा कि आप प्रश्नों का प्रकारवार अंक भार भी देख पा रहे हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आने हैं, रिक्त स्थान के कितने आने हैं, ये आप आराम से इसका मनन कीजिएगा और आराम से इनको देख करके और उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ताकि भूगोल के अंदर, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 56 का पेपर होता है और उसके बाद में जो भी प्रैक्टिकल वगैरह होता है, तो वहाँ हम यानी कि 90+ इस सब्जेक्ट के अंदर हम लेकर आ सकते हैं। जैसा कि आप ये अंक भार देख पा रहे हो, अब हम यानी कि आपके सामने बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर हल सहित आपके सामने लेकर आए हैं। जब मैं इस पेपर को शुरू करने से पहले एक कुछ सरस्वती माँ की पंक्ति है उसके आपके सामने बोलता हूँ मैं कि आपके बिना मैं क्यों हूँ बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है। आपके बिना मैं क्यों हूँ बेचैन, आप ही क्यों है मेरी ज़रूरत। वहम इतनी हंसी नहीं होता, वहम इतनी वहम इतना हंसी नहीं होता। वाकई सरस्वती माँ के बिना कुछ काम नहीं होता, वाकई सरस्वती माँ के बिना कुछ काम नहीं होता। तो सरस्वती माँ को याद करते हुए हमें, जैसे परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, 29 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू है, तो लगातार जैसे भी हमारे अब जैसे 1 महीने और 7-8 दिन का समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आप सोल्व कीजिएगा। मॉडल पेपर से क्या होता है कि आज की कटिंग है मैं यहाँ पर आपको मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बोर्ड और विशेषज्ञों और सरकार का यही निर्णय है कि कोई भी अगर बालक है, कोई भी बालिका है, उसके ऊपर मानसिक प्रेशर नहीं पड़े। इसलिए मॉडल पेपरों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाने का प्रयास करेंगे, ताकि बालक है वो एक कम तनाव में आकर के, यानी कि तनाव में नहीं आए और कम से कम वो पास हो जाए। और जो अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं उनको और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, ताकि अगर वो 90+95 अगर प्रतिशत बनाता है तो उनके और भी ज़्यादा बेहतर उनके सरकारी नौकरी के चांसेस हो जाते हैं। तो हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। प्रश्न नंबर 1 है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। आप ज्योग्राफी के अंदर आपने बहुत निश्चयवाद है, नवनिश्चयवाद पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो संकल्पना जो की है वो है ग्रिफिथ टेलर ने। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है, जनसंख्या तो उनका सूत्र है वो जन्म मृत्यु। निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रॉपर अमर्त्य सेन से है। अमर्त्य सेन से जो है वो है समता का उपागम। प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राचीन जो ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं तो वो क्या है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा दे भोजन संग्रहण। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 5 है वो है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी कि किस उत्पादन है वो स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो 5वें के अंदर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, तो मोबाइल एक परिवहन प्रकार नहीं है, वायु परिवहन हो सकता है, जल परिवहन, सड़क परिवहन होता है। 7वें के अंदर है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। स्वेज नहर है वो मिस्र के अंदर स्थित है। और प्रश्न नंबर जो 8 है उसके अंदर देख पा रहे हैं, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। अगला है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा हुगली नदी, ऑप्शन। गिरियसन के अनुसार भारत की भाषाओं की संख्या है, गिरियसन अनुसार भारत की भाषाओं की संख्या 179 या 179 है, 179
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ऑप्शन नंबर इसके अंदर प्रश्न नंबर 10 के अंदर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 के अंदर ब है, ब दे रखा है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल। मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? नीरू और मीरू का संबंध है वो राजस्थान से। यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? तो 12वें के अंदर से दिल्ली और इटावा, 12वें के अंदर से हो गया। और 13वें के अंदर बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1853 के अंदर। और 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबंध पतन है? भू आबंध पतन कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर दे, विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो इसके अंदर भी दे हो जाएगा वायु प्रदूषण। अब हम रिक्त स्थान के पूर्ति वाले क्वेश्चनों पर भी चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में वे है जिनका स्कोर किनसे यानी कि 0.800 होना चाहिए, तब जाकर के उच्च। मिश्रित कृषि की फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का महत्व दिया जाता है। प्रत्येक सड़क में जो दो नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहलाते हैं? योजक कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न है। अगला है, विश्व में सघन रेल तंत्र पाया जाता है यूरोप के अंदर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और अगला है, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 के अंदर शुरू की गई थी। और भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ? तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर हुआ है। आगे हम, भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व का प्रमुख भोजन है। तो सबसे जहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा वहाँ चावल सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर खाया जाता है। सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है बहुफसलीकरण। और इंदिरा गांधी नहर पंजाब में यानी कि हरीके बैराज बांध से निकलती है, जो कि बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न है, मानव समाजों या धरातल के बीच संबंधों संश्लेषित अध्ययन है। और मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दिया रेटजेल ने। आपने पढ़ा होगा भूगोल के अंदर, बहुत शानदार रेटजेल एक बहुत महान विशेषज्ञ हुए हैं। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए, जन्म और प्रवास। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान? तो भारत का 131वां स्थान है। विनिर्माण शाब्दिक का अर्थ बताइए। तो विनिर्माण का अर्थ होता है हाथ से बनाना, जो भी हाथ से। विनि का मतलब होता है, विनि का मतलब जो स्वयं के द्वारा बनाया गया होता है। WTO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन। जो विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यापार करते हैं उनके ऊपर पूरी वो निगरानी रखता है। अगला है, विश्व में जल संसाधनों को कितने प्रतिशत भाग पर भारत में है? तो 4%, यानी कि जो जल संसाधन है उसके अंदर 4% है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव सहनीय सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। खंड बे के अंदर लघुरात्मक प्रश्न है, थोड़ा सा इनको 4-4-5 लाइन के अंदर उत्तर देना है। मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताने। मानव भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है ना, जनसंख्या भूगोल है, आवासीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो भी मानव भूगोल के अंदर जितने भी क्षेत्र है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमें और भी दर्शाना है। आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र एवं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो ये भी आप लोगों को बताना है कि एक विकसित राष्ट्र के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग द्वारा उस देश की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं। उस राष्ट्र के भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें विकसित राष्ट्र उनके विकास के दर को बनाए रखने में मदद मिलती है, तो भविष्य में योजना आसानी बना सकती है। तो इसके अनुसार क्या है कि अगर भविष्य में कोई योजना बनाकर चलता है, अगर हम भी अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर अगर योजना बनाकर कोई काम करते हैं तो उनकी ज़िंदगी एकदम सफल ज़िंदगी मानी जाती है। कारखाना कृषि क्या है? कृषि व्यापार हेतु की जाने वाली कृषि को कारखाना कृषि कह देते हैं। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है।
इसका वित्त पोषण प्राय हर व्यापार करता है। अगला है ब्रह्म स्रोतन किसे कहते हैं? ब्रह्म स्रोतन का ठेका देना, क्षमता को सुधारने व लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी व्यभिकरण को काम में सौंपना। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को ब्रह्म स्रोत किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राह्य सहायता, कॉल सेंटर सेवाएं आदि विनिर्माण अभियांत्रिकी में शामिल की जाती है। आपने पढ़ा होगा, बहुत शानदार चैप्टर है। नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? नौसेना पतन है विशेष रूप से सामरिक महत्व को पतन होते हैं। ये पतन युद्ध जहाजों में सेवाएं देते हैं तथा इनके मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। भारत में कोच्चि और कारवाड़ इस प्रकार के पतन का उदाहरण है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभाव किसी भी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यानी कि अगर हमारे गाँव में, घर में अगर मान लिया कि हम यहाँ रह रहे हैं, उसमें अगर व्यक्तियों की अगर वृद्धि हो जाती है, वो जनसंख्या वृद्धि है। स्मार्ट सिटी का बताना है, जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना जहाँ आधारभूत सुविधाएं साफ, सतत पर्यावरण और नागरिक को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लिखना है। इन योजनाओं के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लाइन वाली उच्च संगतता यातायात गलियारों का निर्माण करना है। इन योजना के प्रमुख जो शहर है वो है, महानगर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता आपस में जोड़ती है। और उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के बाद भारत महानगरों के मध्य दूरी एवं यातायात पर आने वाली लागतों को कम करता है। आज़ादी के बाद भारत को आयात संगठन के बदलते प्रारूप का संक्षेप में आपको कुछ लिखना है। 1950 और 60 के दशक में भारत के द्वारा खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी और उपसंकारों के आदि का आयात किया जाता है। उन उद्योगों, कच्चे माल और ईंधन के रूप में पेट्रोलियम और उसके बाद में उपयोग होने वाले कारण वर्तमान में इनके आयात तीव्र वृद्धि हुई है। और इनके अतिरिक्त भारत में अन्य वस्तुओं जैसे मोती है, उपरत्न है, स्वर्ण है, चांदी है, धातु में है, अयस्क है, धातु छिजन, लोहे आदि चीज़ों का हमें आयात में वृद्धि हुई है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत आप लोगों को, जल प्रदूषण आप जानते ही हो ज़्यादा, यानी कि जल के अंदर कूड़ा करकट, मरे हुए अगर कोई चीज़ें डाल देते हैं। अब लिखना है कि निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों को टिप्पणी लिख ली, यानी पार साइबेरियन रेल मार्ग है, पार कैनेडियन रेल मार्ग है। अथवा के अंदर आपको निम्नलिखित समुद्री मार्गों की टिप्पणी करनी है। उत्तरी अटलांटिक है, भूमध्य सागर, हिंद महासागर है, पार। अब हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग की क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग है जो पश्चिमी के सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, यानी कि चिता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ युक्त विद्युतीकरण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। ये रेल मार्ग यूराल पर्वतों और ओब के, यानी कि येनेसी नदियों से गुजरता है। रेल मार्ग के दक्षिण को जोड़ने वाला योजक मार्ग भी है। तो इस तरह से पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या है? कनाडा देश की ये 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर के मोंट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी से होती हुई पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया राज्यों के संघ में शामिल के उद्देश्य से किया गया था। तो ये बहुत बढ़िया रेल मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग क्या है? ये समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप आपस में मिलाता है। विश्व में 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा विहित होता है। इस कारण ये विश्व का व्यस्तम व्यापारिक रेल मार्ग है और इसे वृहद ट्रैक मार्ग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये व्यस्तम राजमार्ग और वृहद ट्रैक मार्ग भी इनको कह सकते हैं। भूमध्य महासागरीय समुद्री, यानी ये समुद्र प्राचीन विश्व के हृदय स्थल पर कहे जाने वाले गुजरता है। यहाँ किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों के लोगों की सेवाएं प्रदान करता है। ये पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग के महत्वपूर्ण पतन उत्तमाशा अंतर्राष्ट्रीय से होकर आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर का निर्माण दूरी में अधिक समय कम हो गई है। आगे भारत के ऊर्जा परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी कि दोनों में से किसी जो भी आपके अगर पेपर में प्रश्न आता है तो उनको जो भी आपको आता वो करना है।
भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। कोयला। परंपरागत का मतलब होता है कि अगर कोई भी जो स्रोत है एक बार काम लेने के बाद में वो दूसरी बार किसी भी हालत में काम आएगा ही नहीं। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सारी चीज़ें एक बार ही काम में आती है। जैसे अपरंपरागत स्रोत है जो बार बार हम काम में ले, जैसे नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने का उपाय सुझाना है या इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के सतत पोषी विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना है आप लोगों को। प्रवृत्ति विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत उत्तराखंड, मीर की पहाड़ी, असम कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु, नीलगिरी से मिलकर कुल 15 जिले शामिल है। 1981 के अंदर पिछले क्षेत्रों में राष्ट्रीय समिति ने इन पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जनजातीय विकास के रूप में योजना लागू नहीं है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इंदिरा गांधी नहर कमांड का यानी कि बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस कमांड के क्षेत्र में पोषणीय विकास के महत्वपूर्ण सुझाव और जल प्रबंधन नीति कठोरता क्रियान्वयन करना चाहिए। फसल कारागार विकास आदि का भी प्रयास हमें करना चाहिए, जैसा कि यहाँ दे रखा है। 3 नंबर पॉइंट महत्वपूर्ण, कमांड के क्षेत्र के विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास को समतल बाढ़ बंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए ताकि बहते जल को क्षति को रोका जा सकता है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थित प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण आप लोगों को करना है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण भी करना है। तो उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बाजार की अधिगम्यता यानी कि बाजार उपलब्ध होना चाहिए ताकि वहाँ से माल को, जो भी हम किसी भी उद्योग के लिए माल बना रहे तो बाजार के अंदर वो जा सकता है। कच्चे माल की प्राप्ति भी होना जरूरी है, अगर कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा तो माल नहीं बना पाएंगे, यानी कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति की अधिगम्यता, शक्ति साधनों की अभिगम्यता यानी कि वहाँ पर रेल की सुविधा, बस की सुविधा, ट्रेन, वायुयान, जो भी अगर जिस तरह का हमारा जो उद्योग है उस तरह का वहाँ पर साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। मैं ये कहता हूँ कि मॉडल पेपर आप लोग तैयार कीजिएगा और ये मेरी गारंटी है कि 90% से प्लस अगर कोई भी अगर कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी 80+ इसमें ला सकता है। ये सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है कि कोई भी अगर बालक पढ़ता है तो उन पर ज़्यादा मानसिक रूप से वो तनाव में नहीं आई, तो इसलिए वो सरकार भी ये प्रयास करती है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, इसलिए आप सभी मॉडल पेपरों को एक एक करके पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और मज़े के साथ हम पढ़ाने वाले हैं। आगे है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग है। कच्चे माल पर कृषि यानी कि जैसे गन्ना होता है और भी कई जैसे होते हैं, तो कच्चे माल पर भोजन प्रसंस्करण है। प्रमुख जो उद्योग है जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, खनिज आधारित उद्योग है। इसके रसायन आधारित उद्योग है, वनों पर आधारित उद्योग है, पशुओं पर आधारित उद्योग है। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा बोल के यानी कि टाइम कम लगे, आपको स्क्रीन को आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपना मोबाइल, जो घर वाले से जो मोबाइल लेते हो, आप अभी 8, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो तो आपको एक मोबाइल पढ़ने के लिए ही उतना ही काम में लेना है, ज़्यादा मोबाइल का आपको फालतू यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक चैनल को लगा करके और 20 चैनल देख रहे हो तो वहाँ मजे, आपको एक चैनल पर रह करके आप पढ़ाई कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही चैनल पढ़ो, किसी भी एक चैनल पर पढ़ कर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और आपके नंबर भी अच्छे बनेंगे। भारत में कृषि विकास का वर्णन भी करना है, तो अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग भारत में किया है। जलवायु नियोजन है। उदारीकरण नीति, उन्मुक्त बाजार व्यवस्था 1990 से जो दशक से शुरू हुई है। मूंगफली विश्व में, तोरियां, सरसों, ये भी, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये भी चीज़ें बोई जाती है। तो ये आपको आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पर जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। अगर जो अंतिम प्रश्न है, दिए गए विश्व मानचित्र निम्नलिखित में से वाणिज्य पशुधन पालन वाले राष्ट्रों को अंकित करना है। तो यहाँ पर आपको ऐसा एक मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें ये चीज़ें आपको दे रखी होगी, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है।
तो वहाँ आपको इन पूरे जो वर्ल्ड का जो नक्शे है, मैप है, उनको आपको देख करके और इसमें आपको लिखना है। अब देखिए न्यूजीलैंड कहाँ पर है, कहीं दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड, यानी कि ये देखो ये अर्जेंटीना है ना, और ये अर्जेंटीना है, और ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और उसके बाद में न्यूजीलैंड कहाँ है, देखो ये न्यूजीलैंड है ना, ये न्यूजीलैंड है नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसी तरह के एक मैप है वो इंडिया का भी आएगा। भारत में दिए गए मानचित्रों को निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्रों को अंकित करना है। जैसा कि देख दिल्ली हम जानते हैं कि उत्तर के अंदर है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर लगभग राजस्थान से नीचे है, और बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक देखो यहाँ पर है, ये बेंगलुरु कर्नाटक यानी कि आंध्र प्रदेश से नीचे है, और कोलकाता बंगाल के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, बेंगलुरु है। तो ये सारी चीज़ें एक शानदार चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा। और आप एक चैनल के माध्यम से सभी हमारे जो मॉडल पेपर है आपको मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।